और पढ़ा तो हमने है ही सारा, एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ के जाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कभी कभी नीट में एनसीईआरटी की लाइन से भी आते हैं। और उन लाइंस में अक्सर क्या होता है कि ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो नीट के आते हैं, कल के पेपर के नहीं बता रहा हूँ, नीट के बता रहा हूँ, जो नीट में जिस तरह के आते हैं, तो उसमें क्या होता है 3-4 स्टेटमेंट होंगे और होगा इनमें से एक स्टेटमेंट कौन सा वाला जो है सही नहीं है, और उसमें हल्का सा है ना, हल्का सा एक वर्ड चेंज होगा, जैसे होता है तो नहीं होता है, नॉट लग गया होगा। तो इस तरह से यू हैव टू वेरी केयरफुली सी, हर साल नीट में ऐसे ही होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में से जब आप क्वेश्चन बनाते हो लाइन बाय लाइन तो बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है उसमें मैटर बनाने के लिए, तो वो उन्हीं वर्ड्स में ही खेलते रहते हैं, मतलब कि कौन ढंग से पढ़ रहा है कौन ढंग से नहीं पढ़ रहा है, स्टेटमेंट्स तो है ना, कल का कल पता चल जाएगा। चलो, हाँ, तो हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे थे और हमने बात करी थी एडॉप्टिव रेडिएशंस के बारे में और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। और डाइवर्जेंट हमने देखा था कि एडॉप्टिव रेडिएशन जो है वो भी एक तरह का, मतलब एक मैकेनिज्म है किसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। ठीक है, इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम देखेंगे पैरेलल इवोल्यूशन या रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। क्या हुआ? हो गया ना। तो अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं पहले, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है। कई बार ज्योग्राफिकल हैबिटेट जब किसी पॉपुलेशन ग्रुप को डिवाइड कर देता है तो उससे भी चेंजेस आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है पहले पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा सा लैंड मास थी जिसको हम पेंगिया कहते थे। तो एशिया फॉर एग्जांपल और ऑस्ट्रेलिया वो भी आपस में जुड़े हुए थे। सपोज इस तरफ एशिया है और इस तरफ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया भी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर जब मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ तो पहले कौन से मैमल्स आए, प्रोटोथीरिया। कोई नहीं जानता कि पहले एशिया में आए थे या पहले ऑस्ट्रेलिया में आए थे, पर प्रोटोथीरिया आए पहले। क्या कहीं भी आए, इधर से चलते हुए वो यहाँ पहुंच गए, या ऑस्ट्रेलिया में आए थे वहां से एशिया पहुंच गए होंगे। इसके बाद आए मेटाथीरिया। मेटाथीरिया भी कोई नहीं जानता कहाँ आए, क्योंकि एक ही लैंड मास था तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये भी एशिया से चलते चलते ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया से चलते चलते एशिया पहुंच गए। इसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझते हैं, जब कॉन्टिनेंट टूटे और एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से अलग हो गए और बीच में समुद्र आ गया और तेजी के साथ ये एक दूसरे से दूर ड्रिफ्ट होते चले गए। इसके बाद यूथीरिया का ओरिजिन हुआ। यूथीरिया मतलब हम लोग गाय बैल गधा घोड़ा, इनका ओरिजिन कहाँ हुआ ये हमें पता है, ये हुआ था एशिया में। और यूथीरिया बहुत ही हिंसक किस्म के जानवर थे, ये शिकार करके खाते थे। तो इन्होंने प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया का खूब शिकार किया, जिसकी वजह से एशिया से प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया साफ हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि यूथीरिया नहीं थे तो इसलिए यहाँ पर प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के मजे आ गए, और प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया एक दूसरे के साथ लड़ते भी नहीं थे। तो ये खूब फ्लरिश हुए यहाँ और इनकी खूब एडॉप्टिव रेडिएशंस डेवलप हुई। मैंने बताया था कोई भी पॉपुलेशन जब अपने पीक पे पहुंचती है तो उसमें एडॉप्टिव रेडिएशंस डेवलप होने लगती हैं। तो एशिया में तो यूथीरिया की एडॉप्टिव रेडिएशंस डेवलप हुई, क्योंकि यूथीरिया को रोकने वाला अब कोई नहीं था। पर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के एडॉप्टिव रेडिएशंस डेवलप हुए। अब प्रोटोथीरिया तो अंडा देने वाले एग लेइंग मैमल थे, रेप्टाइल जैसे लोअर, तो उनके अंदर तो इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, हुआ। लेकिन मेटाथीरिया को मजा आ गया, क्योंकि मेटाथीरिया उतने ही सुपीरियर थे, ये भी तो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ये उतने ही सुपीरियर थे जितने की यूथीरिया। बस यूथीरिया ने इनको दबा दिया था, तो ये एशिया में फ्लरिश नहीं हो पाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनके ऊपर ये प्रेशर नहीं था यूथीरिया का, तो ये फ्लरिश हुए। और जितने ज्यादा यूथीरियाज हमारे यहाँ पर एशिया में डेवलप हुए, पेड़ पे रहने वाले, घास खाने वाले, मांस खाने वाले, शिकार करने वाले, खेती करके खाने वाले, खेती करके खाने वाले तो खैर यहाँ नहीं आए थे, लेकिन बाकी सब यूथीरिया बिल बना के रहने वाले,
मतलब मेटाथीरिया उतने ही लेवल तक डेवलप हुए जिस लेवल तक यूथीरियाज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुए। तो इनके एडॉप्टिव रेडिएशन इसी तरह से बने, जैसे यूथीरिया देखे थे ना अपन ने अलग अलग, गाय, व्हेल, चमगादड़, मतलब बंदर, पेड़ पे चूहा, पेड़ पे रहने वाले, घास खाने वाले, मांस खाने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, बिल में रहने वाले, ये सब मैमल्स हैं यूथीरियंस। तो वैसे ही मेटाथीरिया भी पेड़ पे रहने वाले, उड़ने वाले, घास खाने वाले, मांस खाने वाले, अलग अलग तरह के यूथीरियंस भी उसी लेवल तक डेवलप हुए, उनके एडॉप्टिव रेडिएशन भी वहां तक ही डेवलप हुए। हमने सेव करी होगी फाइल, ये वाली थी ना, कौन सी थी? तो इसमें मैं वो एग्जांपल दिखाता हूँ मार्सुपियन एडॉप्टिव रेडिएशंस का, जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं आज भी, एशिया में नहीं पाए जाते। कौन? मेटाथीरिया और यूथीरिया, ये सिर्फ कहाँ मिलते हैं आज भी? ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इधर इनके शिकारी नहीं आ पाए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया में आजकल यूथीरिया नहीं मिलते, क्या आजकल ऑस्ट्रेलिया में गाय बैल कुत्ता नहीं है क्या यहाँ इंसान नहीं है? ऐसा थोड़ी है कि ये जो शेन वॉन, रिकी पॉन्टिंग, ब्रेटली, ये कोई मेटाथीरिया से थोड़ी निकले हैं। तो ये बाद में नाव में बैठ के ऑस्ट्रेलिया आए थे यहाँ। बात समझ में आ रही है? तो प्रेजेंस ऑफ यूथीरिया इन ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। कोई भी चीज जो ह्यूमन इंटरवेंशन से होती है उसे क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। ये पता है ना आपको? ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ये सब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से प्रॉब्लम्स आ रही है, सुना है? तो वैसे ही ना, प्रेजेंस ऑफ यूथीरिया इन ऑस्ट्रेलिया इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो ये तो हो गई बात इसके कि क्यों यूथीरिया ऑस्ट्रेलिया में आजकल मिल रहे हैं, पहले नहीं थे। तो मेटाथीरिया की तरह ही, यूथीरिया की तरह ही मेटाथीरिया भी देखो कितना लिमिट तक, मतलब कितना ज्यादा डेवलप हुए, वो आपको यहाँ पर एक स्लाइड में मैं दिखाता हूँ। वही नहीं आ रही। चलो, तो अब आ जाएगी तो वो कह रहे हैं ये क्या चक्कर है इसमें? चलो, तो ये मार्सुपियन रेडिएशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको जो एडॉप्टिव रेडिएशन दिख रहे हैं मार्सुपियन में, देखो अलग अलग तरह के हैं। जैसे ये कुछ शेर चीते जैसा लग रहा है, ये कुछ चमगादड़ जैसा लग रहा है, ये पेड़ पे रहने वाला है कुछ, ठीक है? तो ये अलग अलग आपको जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बिल बना के रहने वाला है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुए, दे आर नथिंग बट, क्योंकि एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियन, मार्सुपियन मतलब जिनके पाउच में वाले मैमल होते हैं। कौन होता है मार्सुपियन? मेटाथीरियाज। ठीक है, तो मार्सुपियन रेडिएशन या मेटाथीरिया के रेडिएशन यहाँ पे हमने इस फोटो में हमने देखे। और यहाँ पे एक चीज आप और देखिए, एक एक चीज और आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस तरफ ये जो जानवर तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सारे यूथीरिया के एडॉप्टिव रेडिएशन है, और इस तरफ जितने भी दिख रहे हैं ये मेटाथीरिया है। तो एक लाइन यहाँ एनसीईआरटी में लिखी है, जो अब एनसीईआरटी का यहाँ आ नहीं पा रहा, इसको रिफ्रेश कर दें, क्या करें, रीलोड कर दें?
या डायरेक्ट पीडीएफ ही खोल लेंगे अगर अब की बार नहीं हुआ तो। नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा? डायरेक्ट इधर से? नहीं ऊपर हो, अच्छा वो तो एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी। आप लोग देखे आओ एनसीईआरटी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग फिर से वैसे ही अपलोड होगा। यहाँ से नहीं, यहाँ पे चाहिए। चैप्टर कौन सा था? 6? एफिशिएंसी नहीं आ रही अभी इस सिस्टम में, बहुत ब्लॉक। चलो एनीवेज, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी घर पे पढ़ते हो, और जो हम पढ़ा रहे हैं आज वो पढ़ के आते हो नहीं आते हो? इतना तो आना ही है सर। तो हमने यहाँ पे जो होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल लिखे थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं, और एक बार इसको लास्ट में एनसीईआरटी में से रीडिंग मारना होगा तब देख लेंगे। अच्छा, इसमें कई चीजें आगे पीछे लिखी हुई है, जैसे होमोलोगस ऑर्गन करते करते ये नेचुरल सिलेक्शन में घुस गए, उसके बाद एडॉप्टिव रेडिएशन आया है, ये सही नहीं है सीक्वेंस। हमने अभी अभी ये मार्सुपियन रेडिएशन का एग्जांपल देखा, और एडॉप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन भी यहाँ पे दी। पर एक लाइन इसमें लिखी है, एडॉप्टिव रेडिएशन तो आप क्या होता है आप समझ गए, और रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है वो भी समझ गए। इसमें एक लाइन लिखी हुई है जो मैं दिखा रहा था, मे भी अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब कहाँ गया? ऊपर गया? समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाएंगे। इसमें देखो, यहाँ पे ये फिर वैसे ही खुलेगी ना, ये नहीं खुलेगी। अभी इधर ये बंद हो जाए। चलो इसमें देख लेते हैं। अब जैसे ये डायग्राम है, ये हम ना इतना डिटेल में हम एनिमल डाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे तो रेप्टाइल की क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि ब्रेकियोसॉरस से टायरेनोसॉरस इवॉल्व हुआ था, और आर्कियोटेरिक्स, क्रोकोडाइल और
टेरानोडोन एक लाइन में है और स्टीरोसॉरस और ट्राइसोप सब एक लाइन में। थोड़ा तो देख जाना है इसको, मतलब आना तो नहीं चाहिए, कुछ तो नहीं है, लेकिन आ गया तो फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैं इसलिए नहीं खोलता हूँ शुरू में क्योंकि इसमें सब आगे पीछे दिया हुआ है चीजें। नेचुरल सिलेक्शन पहले आ गया है इसमें और एडॉप्टिव रेडिएशन बाद में आ रहा है। एनीवेज, हमने एडॉप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन तो समझ ली थी। ये नई वाली एनसीईआरटी में शायद वो लाइन हटाई दी है, देर में दिखी नहीं। हाँ, देखो यहाँ से पढ़ो। When more than one adoptive radiations appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats. लिखा हुआ है ना, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए लाइन इसमें, ये लाइन नहीं आ रही। तो एडॉप्टिव रेडिएशन तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन थे ना, ये कन्वर्जेंट कैसे हो गए? सवाल समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक लाइन है उसके अंदर, देखो वही लाइन ये नहीं आने दे रहे हैं एनसीईआर, उसको पता है। इसके बाद आए तो एडॉप्टिव रेडिएशन जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कैसे हो गए? वो तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन थे। वहां पे लिखा हुआ है दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बना सकते हैं। कैसे? सपोज ये एक एडॉप्टिव रेडिएशन है, यही पढ़ लेते हैं, है ना, और ये दूसरा। अब ये है मान लीजिए एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ यूथीरिया, और इधर है एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ मेटाथीरिया। तो ये दोनों दो अलग अलग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बना सकते हैं। कैसे? इसी को हम यहाँ पर समझेंगे। दो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मिलके एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कैसे बनाते हैं, इस बात को हम समझेंगे। और साथ में हम समझेंगे, अभी तक नहीं आया, देखो लिखता हूँ, तो ये समझेंगे कि पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है। तो हमें वापस जो हम पढ़ रहे थे उस पे हम आते हैं। यही हटा दो ना, चलिए इसको। हाँ, इसमें अब आ गया है। चलो हम इसमें मेनली जो समझना चाहते हैं उसको वैसे ही समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर इधर ये जो है ना, ये एडॉप्टिव रेडिएशन है। किसका एडॉप्टिव रेडिएशन है? ये वाला यूथीरिया का। और इधर वाला किसका है? मेटाथीरिया का। तो ये दो एडॉप्टिव रेडिएशन हैं जो बिल्कुल अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। एक एशिया में हो रहा है और एक ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो ये कैसे एक पैरेलल इवोल्यूशन पैदा करते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखो, इधर तो जैसे है ना, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, सपोज ये अलग अलग हो गए, ये एशिया है इधर और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है। भले ही दोनों सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन दोनों जगहों पे जो बायोजोग्राफिकल हैबिटेट्स होते हैं वो सिमिलर हैं। जैसे एशिया में फॉरेस्ट है, एशिया में लेक है, डेजर्ट है। क्या ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में भी हैं? है ना, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एरियल मोड ऑफ लाइफ है, इसमें उड़ा जा सकता है, एटमॉस्फेयर है, दोनों जगहों पे है।
ठीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड है, घास है खाने के लिए, हर्बीवोर है, और यहाँ पे कार्निवोर यानी शिकार करने के लिए भी है। अच्छा, सेम ऐसी ही चीजें यहाँ भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी। मतलब फॉरेस्ट है, लेक है, दोबारा से मैं देख नहीं रहा, इसी बता रहा हूँ, डिजर्ट है, ये सब चीजें जो आपने यहाँ देखी, सी, कार्निवोर, हर्बीवोर, ये सब अवेलेबल यहाँ पे भी है। पर एशिया में कौन पनप रहा है? एशिया में पनप रहे हैं यूथीरिया। तो एडॉप्टिव रेडिएशंस ऑफ यूथीरिया यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो मेटाथीरिया। तो ये उसी लेवल तक डेवलप होंगे जिस लेवल तक यूथीरिया यहाँ डेवलप हुई। जैसे यूथीरिया में होता है ना, पेड़ पे रहने वाले, झील में रहने वाले, शिकार करने वाले, घास खाने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले, तो वैसे ही मेटाथीरिया भी उसी लेवल तक डेवलप हुए, शिकार करने वाले, मांस खाने वाले, घास खाने वाले, तैरने वाले, उड़ने वाले, ये सब। तो जैसे हमारे यहाँ मोल है, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है मार्सुपियन मोल, और मार्सुपियन मोल को अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल मोल जैसा है, वैसे ही सारे काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका जो पूर्वज था वो कौन था? मेटाथीरिया। और हमारे वाले मोल का पूर्वज कौन है? यूथीरिया। हमारे यहाँ पे एंटीटर है, तो वहां पर नम्बैट है। जो नम्बैट है वो भी एक एंटीटर ही है, बस फर्क इतना सा है कि जो नम्बैट वाला जो है वो, उसका पूर्वज जो है वो मेटाथीरिया। हमारे यहाँ वुल्फ है, तो ऑस्ट्रेलिया में तस्मानियन वुल्फ है। तस्मानियन वुल्फ भी बिल्कुल वुल्फ की तरह दिखता है, वैसे ही शिकार करता है, सब कुछ वैसा ही, वही फूड हैबिट भी वैसे ही है। हमारे यहाँ पे चिमगादड़ है, फ्लाइंग स्क्विरल, तो वहां पर है फ्लाइंग पैलेंजर। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपको ये दो वर्टिकली जब आप देखते हो ऐसे, तो ये आपको दो एडॉप्टिव रेडिएशन दिख रहे हैं। पर हॉरिजॉन्टली जब आप देखते हैं ना इनको, ये तो ये दो पैरेलल इवोल्यूशंस है। तो दो एडॉप्टिव रेडिएशंस कन्वर्ज होकर एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बना सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर हम पहले वाले डायग्राम में देख रहे थे कि दो एडॉप्टिव रेडिएशंस आपस में कन्वर्ज हो सकते हैं ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ यूथीरिया है, और यहाँ पे एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ मेटाथीरिया है। तो इनमें सारे कन्वर्ज हो जरूरी नहीं, पर कुछ जो है वो आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे है वुल्फ, तो वहाँ पर है तस्मानियन वुल्फ। हमारे यहाँ मोल है, तो वहाँ पर है मार्सुपियन मोल। हमारे यहाँ फ्लाइंग स्क्विरल, यहाँ पर है फ्लाइंग पैलेंजर। तो ये दो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है। ये क्या, ये मिलकर एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं बना रहे हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, दो एडॉप्टिव रेडिएशंस मिलके एडॉप्टिव कन्वर्जेंस शो करते हैं, जिसको हम एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं। और लिखा हुआ वन कैन कॉल दिस एज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो दो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मिलके एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बना सकते हैं, इसी को हम पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। तो जहां तक पैरेलल इवोल्यूशन के बारे में बात है, तो आप देखिए हमारे यहाँ वुल्फ है, तो वहां पर तस्मानियन वुल्फ, वहां पे फॉरेस्ट में रहने वाला, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक शिकारी है, यहाँ पे भी एक शिकारी है, यहाँ पे समुद्र में रहने वाला, यहाँ भी यहाँ उड़ने वाला, यहाँ भी उड़ने वाला, है ना। तो व्हाट इज पैरेलल इवोल्यूशन? पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ, इसके बाद इसे लिखा दूंगा। व्हाट इज पैरेलल इवोल्यूशन? दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के सिमिलर बायोजोग्राफ, डेफिनेशन में दो बार डिफरेंट आएगा, दो बार सिमिलर आएगा। दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के सिमिलर बायोजोग्राफिकल हैबिटेट्स में डिफरेंट ऑरिजिन के एनिमल्स का सिमिलर इवोल्यूशन, नहीं आई बात समझ में? इसे कहते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडॉप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, आप लिखना चाहो तो लिख लो इसको एक लाइन में, डेफिनेशन पैरेलल इवोल्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ
सिमिलर adaptive functional structures in animal groups of different ancestry living in similar biogeographical habitats of different continents. समझ में आ रहा है? डिफरेंट ऑरिजिन के एनिमल्स हैं जिनका कॉन्टिनेंट भी डिफरेंट है, लेकिन बायोजोग्राफिकल हैबिटेट सिमिलर होने की वजह से डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर है। जैसे क्रिकेट टीम्स में होता है ना, हमारे यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी, तो ऑस्ट्रेलिया में एडम गिलक्रिस्ट। हर टीम में एक विकेट कीपर है, एक लेग स्पिनर है, एक ऑलराउंडर है, सबका पोजीशन फिक्स है ना। अनिल कुंबले और शेन वॉर्न, ये क्या है? पैरेलल इवोल्यूशन है। दोनों के कॉन्टिनेंट अलग अलग, दोनों के ऑरिजिन अलग अलग, एक इंडियन एक अंग्रेज, लेकिन विकेट के पीछे जब खड़े होते हैं तो एक से दिखते हैं और एक सा रोल प्ले करते हैं अपनी टीम में। विकेट कीपर हो गया, विकेट कीपर बैट्समैन है दोनों, धोनी और गिलक्रिस्ट। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ वुल्फ है, तो एशिया में कौन था उसी फूड चेन लेवल पे? तस्मानियन वुल्फ। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम कहते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। तो एडॉप्टिव कन्वर्जेंस गिव राइज टू पैरेलल इवोल्यूशन। समझ में आ रही है बात? डिफरेंट दो एडॉप्टिव रेडिएशंस जो है अलग अलग बायोजोग्राफिकल हैबिटेट में डेवलप हो रहे हैं, और अगर वो सिमिलर तरह से डेवलप होता है तो इसे एडॉप्टिव कन्वर्जेंस कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इवेंचुअली? पैरेलल इवोल्यूशन। तो अब हमने ना 4 तरह के इवोल्यूशन पढ़ लिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हमने एडॉप्टिव रेडिएशन भी पढ़ा और हमने पैरेलल इवोल्यूशन भी पढ़ लिया। तो ये जो 2 लाइनें जो बने हुए हैं आपके इसके अंदर, ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये 2 डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, और हॉरिजॉन्टली देखेंगे आमने सामने तो ये एडॉप्टिव कन्वर्जेंस है या फिर गिविंग राइज टू पैरेलल इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी चीजें थी जो एनसीईआरटी में उटपटांग तरीके से दी है, पर हमने इसको एक सीक्वेंस में समझ लिया। रनिंग हैबिट इन हॉर्स एंड डियर, दोनों के पीछे शेर पड़ गया ना, दोनों भागना सीख गए। एक एग्जांपल दिया हुआ है पैरेलल इवोल्यूशन कैसे। तो ये तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस थे। इसके अलावा ना कुछ और एविडेंसेस भी होते हैं, जैसे बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस, जो मॉड्यूल में नहीं दिए, नहीं दिए इस बारे में, पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है पहले ना, जैसे आपसे कह रहा था मैं कि बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस क्या होते हैं। पहले जब पूरा अर्थ एक ही लैंड मास थी, उस टाइम पे सपोज एक कॉन्टिनेंट है जो यहाँ था, कहाँ? इक्वेटर पे। तो इस कॉन्टिनेंट पे गाय रहती थी सारी, और क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी पड़ती है तो सारी गाय जो थी वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के हिसाब से अडॉप्टेड थी। और आपको पता ना बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, इंडिया जो था पहले उधर था अफ्रीका के नीचे, वहां से टूट कर ये इधर आया और ओरिएंटल में आके मिला, ऐसे टकराया आके और हिमालयाज बने। ऐसा सुना है कभी आप? है ना? तो वैसे ही पहले कभी ये एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता होगा, बाद में इस पे गाय गाय थी फॉर एग्जाम्पल, बाद में ये कॉन्टिनेंट टूट गया और इस कॉन्टिनेंट के 2 हिस्से हो गए, और ये वाला जो हिस्सा था ना, ये तैरता तैरता यहाँ आ गया। अब सोचो अगर ये यहाँ पे आ गया है तो इसमें ठंड ज्यादा पड़ेगी ना, तो यहाँ ये जो गाय थी ना, ये धीरे धीरे हजारों सालों में अडॉप्ट हो गई और ये याक जैसे जानवर में बदल गई। समझ में आ रही है बात? जो ठंड के लिए अडॉप्टेड था, थी तो गाय ही लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट। तो एक स्पीशीज से 2 स्पीशीज बन गई कि नहीं बन गई? जैसे हमारे यहाँ बियर है और साइबेरिया में पोलर बियर, हमारे यहाँ पे जैसे ना क्रोकोडाइल है, और साउथ अमेरिका में है एलिगेटर। कितनी क्लोज स्पीशीज है, लेकिन कितना डिफरेंट दूर है। हमारे यहाँ कैमल है और एक बैक्टीरियन कैमल ड्रोमेडारस,
और एक ना बैक्टीरियन कैमल है, वो साउथ अमेरिका में 2 कुबड़ वाला, सुना आपने? 1 कुबड़ वाला, 2। तो ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। क्रेन है हमारे यहाँ, और एक होता है साइबेरियन क्रेन। तो इसी तरह से लंग फिशेस जो होती हैं, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरन, ये 2-3 ना स्पीशीज, नियोसिरोटेरस, ये लंग फिशेस की कुछ स्पीशीज है, और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। जबकि इवोल्यूशन जब हुआ होगा तो एक ही जगह पे हुआ होगा इनका। लंग फिशेस मतलब पाइसिस से एम्फीबिया बनने के बीच की प्रोसेस। तो इतनी दूर दूर के कॉन्टिनेंट पे इतनी सिमिलर लुकिंग स्पीशीज क्यों मिलती है? ये भी एक एविडेंस है, बायोजोग्राफिकल एविडेंस इवोल्यूशन का, कि पहले हो सकता है ये एक ही कॉन्टिनेंट हो, बाद में ये सेपरेट हुआ, और इसकी वजह से ये 2 सिस्टर स्पीशीज जो इतनी क्लोजली रिलेट करती हैं एक दूसरे से, पर पाई जाती हैं हजारों किलोमीटर दूर। तो ये भी एक बायोजोग्राफिकल एविडेंस है। इसके अलावा मॉड्यूल में चलेंगे तो सीधा इसके बाद ये लोग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। दिया है इसमें बायोलॉजी? हाँ, तो थोड़ा सा दिया है इसमें जी वाला एविडेंस। इसके बाद एफ वाला देखेंगे, अगर इसके ऊपर पेज 16 पर ही है हम, तो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के एविडेंसेस दिए हुए हैं कि भाई प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन हाइड्रा से लेकर और डायनासोर से ह्यूमन तक सब सेम होता है। एंजाइम्स का फंक्शन सेम होता है। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, मान लीजिए एमाइलेज, तो उसका काम तो स्टार्च का डाइजेशन है, फिर चाहे वो गधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो इन्वर्टिब्रेट हो, है ना। पेप्सिन का काम वही प्रोटीन डाइजेशन है। एटीपी सभी जानवरों में एनर्जी करेंसी होती है, सभी जानवरों में हार्मोन है, सभी का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। तो इस सब, और सभी के अंदर रेस्पिरेशन का पिगमेंट क्या है? साइटोक्रोम सी। तो इन बातों से क्या समझ में आता है कि हम सभी एनिमल्स जो है एक कॉमन सोर्स से ओरिजिनेट हुए, क्योंकि हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एविडेंसेस यही बात दिखाते हैं। फिर एक और एविडेंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो है कनेक्टिंग लिंक्स के एविडेंसेस। कनेक्टिंग लिंक से ये कैसे पता चलता है कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है? क्योंकि जैसे ना रेप्टाइल और एवीज के बीच का कनेक्टिंग लिंक था आर्क्योटेरिक्स, तो उससे हमें ये पता लगता है कि रेप्टाइल से ही एवीज इवॉल्व हुए होंगे। इसी तरह से और भी एग्जांपल आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं जो एनिमल डाइवर्सिटी में आपको समझ में आएंगे, जैसे पेरीपैटस, उसके अंदर एनेलिडा के भी कैरेक्टर होते हैं और आर्थ्रोपोडा के भी, तो उससे पता लगता है कि एनेलिडा से ही आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुए होंगे। तो कनेक्टिंग लिंक्स जितने भी, जैसे मैं कह रहा था लंग फिश, ये वो फिशेज है तो ब्रीद करती थी लंग से, तो इसका मतलब पाइसिस से ही एम्फीबिया इवॉल्व हुए होंगे लंग फिशेज, इसका एक एविडेंस है, क्योंकि एम्फीबिया ब्रीद करते हैं और पाइसिस जो है इनमें गिल्स होते हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक्स भी अपने आप में एविडेंस है। फिर इसके अलावा एक एविडेंस और दिया है डी वाला, विच इज एटाविज्म। पूर्वजों का कोई कोई कैरेक्टर हमारे अंदर रिपीट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज में एक कैरेक्टर होगा। जैसे कोई पूंछ वाला बच्चा पैदा हो गया, इससे हमें पता चलता है कि जरूर हमारे पूर्वजों के पूंछ होगी, जो इवोल्यूशन के सीक्वेंस में हमारे से डिसअपियर हो गई, लेकिन पूंछ बनाने वाले जीन अभी भी कभी कभी हमारे अंदर हैं, जो रिसेसिव हो चुके हैं पर डोमिनेंट हो जाते हैं। 2 से ज्यादा निप्पल वाला बच्चा, ह्यूमंस में 2 ही निप्पल होते हैं पर छोटे जानवरों में ज्यादा होते हैं। लंबे लंबे कैनाइन्स वाला बच्चा, पुराने जमाने में हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाते थे तो मांस को फाड़ना पड़ता, तो कैनाइन लंबे थे। अभी अभी तो कैनाइन छोटे हो गए, पर कोई लंबे कैनाइन वाला बच्चा आ जाए, सब कहे ओ एम्पायर आ गया। ऐसा नहीं है। तो ये छोटी मोटी तो चीजें हैं, ये सब क्या है। इसी तरह से एक एग्जांपल और बताता हूँ। ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके यहाँ पर छेद है, गर्दन में छेद। इन छेदों को कहते हैं सर्वाइकल फिस्टुला। अब गर्दन में छेद वाला मतलब छेद क्यों है भाई गर्दन में इस बच्चे के? क्योंकि क्या है कि हम लोग का पूर्वज कौन था आपको पता है? मछली। और मछली में यहाँ गिल स्लिट्स हुआ करते थे, जिनसे पानी अंदर जाता था, बाहर आता था। अब हम जमीन पे आके रहने लग गए तो हमारे ट्रैकिया बन गई और हम एयर ब्रीदर हो गए, तो गिल स्लिट्स की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, ऑन्टोजन रिपीट्स फाइलोजन, हमारे पूर्वजों का एक कैरेक्टर हमारे अंदर कभी कभी एम्ब्रियोलॉजिकल, कुछ कैरेक्टर्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान रिपीट होते हैं। तो गिल स्लिट्स जैसी चीज हमारे अंदर बनती है और बनने का खत्म हो जाती है। अब किसी में बनी गई पूरी परमानेंट, तो उन छेदों को सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। वो ये बताते हैं कि ये पूर्वजों के गिल स्लिट्स का रिमेनेंट है। हमारे पूर्वज के बहुत बाल हुआ करते थे चेहरे पे, चेहरे पे नहीं पूरे शरीर पे भी। क्यों? क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनते थे तो ठंड लगती थी, तो बाल ठंड से बचाते थे। हम लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हुआ, बाल जो है वो कम होते चले गए। पर कोई ऐसा बच्चा हो जिसके शरीर पे बहुत ज्यादा बाल हो, है ना, वो लगेगा ना जैसे कि एटाविज्म का एग्जाम्पल। तो जब कभी पूर्वजों का कोई कैरेक्टर हमारे अंदर रिपीट हो जाता है ना, तो ये बताता है कि जरूर ये कैरेक्टर जो है हमारे पूर्वजों से इसमें आया है, मतलब हमारे अंदर हम इन्हीं से ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे अनिल कपूर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एविडेंस वेस्टिजियल ऑर्गन के भी हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे एक बहुत स्ट्रांग एविडेंस होता है, किस बात का?
इवोल्यूशन का। मैं आपको समझाता हूँ वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे एविडेंस है। कोई भी ऑर्गन जो है ना वो फंक्शनल से वेस्टिजियल हो सकता है, लेकिन वेस्टिजियल से वापस फंक्शनल नहीं हो सकता। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जैसे हमारे पूर्वज के पूंछ थी, हमारे काम नहीं आती थी वो पूंछ, तो धीरे धीरे पूंछ छोटी होकर गायब हो गई, कॉक्सिक्स रह गया जरा सा बस। हमारे पूर्वज की एलिमेंट्री कैनाल ज्यादा लंबी थी, क्यों? क्योंकि वो कच्चा मांस और कच्चा अनकुक्ड फूड खाता था, जिसको डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता था। अभी हम कुक्ड फूड खाते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कम हो गई है, क्योंकि डाइजेशन जल्दी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हमारे पूर्वज के लंबे लंबे कैनाइन थे, क्योंकि और एक एक्स्ट्रा मोलर था, थर्ड मोलर, क्योंकि उसको ज्यादा चबाना पड़ता था, वो अनकुक्ड फूड था। हम लोग को कम चबाना पड़ता है, तो वो थर्ड मोलर जो है हमारे अंदर क्या हो गया है? वेस्टिजियल हो गया है। तो कोई भी ऑर्गन फंक्शनल से वेस्टिजियल हो जाता है, और इससे हमें हमें इवोल्यूशन का सीक्वेंस पता लग सकता है। जैसे सपोज कोई एक ऑर्गन है, कोई भी एक ऑर्गन है जो स्पीशीज एक्स में वेस्टिजियल है, ठीक है। देयर इज एन ऑर्गन विच इज वेस्टिजियल इन स्पीशीज एक्स, लेकिन स्पीशीज वाई में वो ऑर्गन फंक्शनल है। तो बताओ पूर्वज कौन था? सवाल समझ में आया? हु इज द एंसेस्टर? वाई एक्स का पूर्वज है। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। तो इससे हमने ना इवोल्यूशन का सीक्वेंस कैसे ढूंढा, हमने ना ऐसे ऐसे ऑर्गन्स की स्टडी करी सिमिलर लुकिंग एनिमल्स के अंदर। जैसे इंसान और बंदर सिमिलर दिखते हैं, हमने उनमें स्टडी करी। अरे पूछ यार, बंदर में तो है, हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब बंदर हमारे पूर्वज थे, बंदरों से इंसान बना, है ना। तो ये एक सीक्वेंस देता है हमें किस चीज का, कि कौन सी स्पीशीज एंसेस्टर थी और कौन सी स्पीशीज पहले आई और कौन सी स्पीशीज बाद में आई। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, कि कौन पहले आया और कौन बाद में। जैसे ना निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आपने देखा होगा, जब आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हो तो कई बार बर्ड का या रेप्टाइल की आंख के पास कैमरा लाते हैं तो ऐसे होता है, कुछ ऐसे आया और हट गया। वो उसकी थर्ड आईलिड होती है जो कॉर्निया साफ करती है ना। हम लोग के अंदर वो वेस्टिजियल हो गई है, क्यों? हमारी पलक झपकती है, तो हमारे अंदर थर्ड आईलिड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक गुलाबी म्यूकस का फोल्ड बनकर यहाँ पर रह गई है, और हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह से अकल दाढ़ यानी कि थर्ड मोलर, पिन्ना, हमारे पूर्वज अपने कान घुमा लेते थे, तो पिन्ना एस्टिजियल नहीं है। पिन्ना तो साउंड कलेक्ट करते हैं, पर उनकी जो मसल होती है ऑरिकुलर मसल, कान घुमाने वाली, वो हम लोग के अंदर वेस्टिजियल होगी, क्योंकि हमारे कान ज्यादा डेवलप्ड है। अपेंडिक्स हमारे अंदर वेस्टिजियल हो गई, क्यों? क्योंकि अब हम कच्चा खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कम हो गई है। कॉक्सिक्स, कैनाइन, थर्ड मोलर, निप्पल, मेल के अंदर प्रोटोथीरिया तक तो मेल और फीमेल दोनों बच्चे को दूध पिलाते थे, लेकिन उसका नहीं पिलाते हैं। एब्डोमिनल मसल्स की ये जो सेगमेंटल मसल्स होती है एब्डोमेन की, यूजलेस है, इनका कोई यूज थोड़ी है। गाय वगैरह के अंदर खाल ऐसे ऐसे हिलती है ना। हम लोग के एब्डोमिनल मसल्स को भी, सेगमेंट्स की जो मसल्स है उनका क्या यूज है? फोर्सफुल ब्रीदिंग में अंदर की एब्स काम आती हैं, ऊपर की जो सेगमेंट्स है वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है, मेरे सिक्स पैक है, मेरे एट पैक है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये वेस्टिजियल हो गई है ज्यादातर। तो वेस्टिजियल ऑर्गन लेकिन एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है। तो हमने क्या क्या एविडेंसेस पढ़े हैं अब तक, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इवोल्यूशन के पहला पैलेंटोलॉजिकल यानी फॉसिल की स्टडी, फिर मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, जिसमें हमने होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडॉप्टिव रेडिएशन और पैरेलल इवोल्यूशन के बारे में समझ लिया है। फिर हमने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़े, एटाविज्म पढ़ा, कनेक्टिंग लिंक पढ़े, बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के एविडेंसेस भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी के एविडेंसेस या एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, पेज नंबर 19 पे जो है। वॉन बियर ने एक लॉ दिया था, और हैकल की रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी इसमें दी हुई है। रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या कहती है? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी मतलब क्या होता है पता है आपको? उस ऑर्गन का खुद का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है? उसके पूर्वजों का डेवलपमेंट। तो किसी भी ऑर्गन के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के खुद के एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में उसके पूर्वजों का जो डेवलपमेंट है वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे हमारा जब एम्ब्रियो बनता है ना, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हालांकि ये थ्योरी ऑन अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन ये पाई गई कि हमेशा ट्रू
नहीं होती है, पर अक्सर ट्रू होती है। पहली चीज, इसके फेवर में क्या एविडेंस है? पहली बात, सिमिलर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट स्टेजेस। जैसे है ना, सभी जानवरों में पहले क्या बनता है बताओ? जाइगोट। जाइगोट के बाद मोरुला, सुना है? फिर ब्लास्टुला, फिर उसके बाद गैस्टुला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है ना, वो सेम सीक्वेंस में आ रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। दूसरी बात, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहाँ पर हमें नजर आता है कि जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट ऑफ हार्ट की बात करें, तो हम लोग का जो हार्ट है ना, शुरू में जब बच्चा एम्ब्रियो छोटा होता है तो उसमें हार्ट में सिर्फ कितने चैम्बर होते हैं? 2। फिर थोड़े दिन बाद कितने हो जाते हैं? 3। फिर तीसरा वाला डेवलप होने लगता है तो 3.5, और बाद में फिर 4। इसी तरह से है ना, हमारे हार्ट के अंदर योक सैक, हमारे एम्ब्रियो के अंदर योक सैक बनता है, जबकि उसमें कभी भी योक नहीं आता। क्यों बनता है? क्योंकि हमारे पूर्वज के अंदर योक सैक काम करता है। हमारे केस में नोटोकॉर्ड बनती है, लेकिन बनने के बाद नष्ट हो जाती है। तो बनती ही क्यों है? क्योंकि हम सब क्या है? कॉर्डेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे अंदर बनते हैं, योक सैक, नोटोकॉर्ड, हार्ट में कुछ चीजें हैं, साइनस विनोसस, याद करो मैंने बताया था, और ट्रंकस या कोनस आर्टीरियोसस, ये फ्रॉग वगैरह के हार्ट में होती हैं। हमारे केस में बनती हैं, बनने के बाद गायब हो जाती हैं, पर बनती हैं क्योंकि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसी तरह से एवीज का जो एम्ब्रियो होता है, डेवलपमेंट ऑफ टीथ बड्स, रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए थे ना एवीज, तो एवीज के एम्ब्रियो में भी टीथ बड्स डेवलप होती हैं। यानी उनके एम्ब्रियो में टीथ बड्स तो डेवलप होते हैं, पर उसमें कभी दांत नहीं आते, टीथ नहीं आते। क्यों? क्योंकि एवीज के तो टीथ होते नहीं है, उनमें जॉ मॉडिफाई होकर किसमें बदल गया होता है? बीक में। पर टीथ बड्स डेवलप होती हैं जो ये बताती हैं कि एवीज का पूर्वज कोई ऐसा था जिसके मुंह में दांत हुआ करते थे। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी देखें तो पहले एम्ब्रियो अमोनोटलिक होता है एक आध दिन, फिर किस में बदल जाता है वो? एवीज का एम्ब्रियो यूरियोटलिक हो जाता है, और उसके बाद जो उसको होना है, क्या होना है उसको? यूरिकोटलिक वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पूर्वज स्पाइसीज अमोनोटलिक था, एम्फीबिया यूरियोटलिक था। तो ये स्टेजेस से गुजरते हैं। इससे क्या प्रूव होता है कि पूर्वजों, ये जरूर इनके पूर्वज ये वाले रहे होंगे तभी ये वाली स्टेजेस आ रही हैं, हालांकि एडल्ट में वो स्टेजेस दिखाई नहीं देती है। तो यह ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी या रिकैपिचुलेशन थ्योरी। तो ये तो दो एविडेंस तो ये हो गए एम्ब्रियोलॉजिकल। तीसरा और इम्पॉर्टेंट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उससे हमें सीक्वेंस भी पता चलता है। ये लिख लिया आपने? तो तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो वर्टिब्रेट कॉर्डेट एम्ब्रियोस के डेवलपमेंट के टाइम देखें तो in embryonic development of vertebrate embryos, the duration of appearance of similarity is inversely proportional to the taxonomic distance between them. इसका क्या मतलब है? Duration of appearance of similarity between embryos is inversely proportional to the taxonomic distance between them. चलो इसको समझते हैं। सपोज एक रोड है, उस रोड पे 5 घर हैं, मकान नंबर 1, 2, 3, 4, उसके बाद रोड डिवाइड हो जाती है। जैसे मकान नंबर 1 ये है, मकान नंबर 2 ये है, मकान नंबर 3 ये है, इसके बाद रोड ऐसे डिवाइड हो रही है। ये मकान नंबर 4A है और ये मकान नंबर 4B है। ठीक है। अब मकान नंबर 1 में मान लीजिए पाइसीज जी रहते हैं, मकान नंबर 2 जो है इसमें एम्फीबिया साहब रहते हैं, मकान नंबर 3 में रेप्टाइल आंटी रहती हैं, मकान नंबर 4 में एवीज दीदी, और मकान नंबर 5 में मैमल भैया। तो ये 5 जो है ना, ये 5 घर हैं। अब कौन किसका पड़ोसी है और किसके कितने पड़ोसी हैं दिख रहे हैं आपको?
कौन किसका पड़ोसी है और किसके कितने पड़ोसी हैं। अब इन पांचों ही जानवरों में सबसे ज्यादा पड़ोसी किसके हैं बताओ? रेप्टाइल के हैं ना। चलो दूसरी बात ये कि इन पांचों जानवरों में जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है ना, जाइगोट से न्यूबॉर्न बनने की जो ड्यूरेशंस है वो अलग अलग है। अब इसमें जाइगोट से न्यूबॉर्न मान लीजिए 15 दिन में बनता है, इसमें जाइगोट से न्यूबॉर्न जो है मान लीजिए 1.5 महीने में बनता है, इसमें 2.5 महीने में बनता है, इसमें 3 महीने में बनता है, इसमें 9 महीने में बनता है सपोज। लेकिन अगर इनकी ड्यूरेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए 100 यूनिट्स, मान लो सपोज 100 डेज, कि पांचों जानवरों में जाइगोट से न्यूबॉर्न बनने की ड्यूरेशन 100 डेज है, तो कितने दिन तक इनके एम्ब्रियोज एक जैसे दिखेंगे डेवलपमेंट के दौरान, ये इनके बीच का टेक्सोनॉमिक डिस्टेंस डिसाइड करता है। सपोज पाइसीज और एम्फीबिया 100 डेज में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, तो 100 में से 80 डेज तक तो पाइसीज और एम्फीबिया के जो एम्ब्रियो हैं वो बिल्कुल एक से दिखते हैं, उनके अंदर अंतर ही नहीं पता चलता। लास्ट के 20 डेज जो है ना उनमें अंतर दिखाई देता है, तो दे अपीयर सिमिलर फॉर 80 डेज। कैसे? एम्फीबिया का जो एम्ब्रियो है वो भी शुरू में पानी में रहता है, मछली के एम्ब्रियो की तरह, टैडपोल की तरह तैरता है। टैडपोल मछली की तरह तैरता है, टैडपोल मछली की तरह उसके पूंछ होती है, मछली की तरह मोनोटेलिक होता है, मछली की तरह गिल्स से रेस्पायर करता है। लास्ट 20 दिनों में मेटामॉर्फोसिस होता है, टेडपोल जमीन पे आता है, पूंछ झड़ जाती है, मोनोटेलिक की जगह यूरोटेलिक हो जाता है और गिल्स की जगह लंग्स आ जाते हैं। तो 80 दिन तक तो पाइसीज और एम्फीबिया का जो एम्ब्रियो है वो एक सा ही दिखता है। बट अगर हम पाइसीज और रेप्टाइल के एम्ब्रियोस को देखें तो इनमें ना 60 डेज के बाद ही सिमिलैरिटी दिखना खत्म हो जाती है। जबकि अगर हम पाइसीज और एवीज के एम्ब्रियो को देखें तो इनके अंदर तो शुरू के 40 दिन तक ही ये एक से दिखते हैं, उसके बाद ये अलग दिखना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से एम्फीबिया और रेप्टाइल के एम्ब्रियोस को देखें तो ये भी 80 दिनों तक, ये आर्बिट्रेरी यूनिट्स है ऐसे, 80 डेज तक एक जैसे दिखते हैं। लेकिन एम्फीबिया, पाइसीज और रेप्टाइल तो मैं बता ही चुका हूँ, एम्फीबिया और मैमल को देखेंगे ना तो इनमें 60 डेज के बाद ही सिमिलैरिटी जो है वो डिसअपियर होने लगती है, जबकि पाइसीज और मैमल में तो 40 दिन के बाद ही सिमिलैरिटी खत्म हो जाती है। क्या अभी आपको समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब? ड्यूरेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिमिलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेक्सोनोमिक डिस्टेंस। टेक्सोनोमिक डिस्टेंस ज्यादा होगा तो सिमिलैरिटी की ड्यूरेशन कम दिन तक चलेगी। जैसे रेप्टाइल और एवीज, सपोज ये दोनों 80 दिनों तक एक से दिखते हैं, तो एम्फीबिया और एवीज तो 80 दिनों से कम दिखेंगे एक से। नहीं आ रही बात समझ में? ये 60 डेज तक ही एक से दिख रहे हैं मान लो। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? ये फिर 80 डेज तक एक से दिखेंगे, कौन? रेप्टाइल और मैमल्स। तो ये यहाँ पे एक सीक्वेंस है, ड्यूरेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिमिलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेक्सोनोमिक डिस्टेंस बिटवीन द एम्ब्रियोस। इससे प्रूव क्या होता है? अब इससे प्रूव क्या होता है उस पर आते हैं। जब हम लोग इस दुनिया में आए तो ये पांचों किस्म के जानवर आ चुके थे, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मैमल, सब आ चुके थे ना। हमें कैसे पता कौन पहले आया और कौन बाद में आया? यही सवाल है। तो एक स्टूडेंट को 5 एम्ब्रियो दे दिए गए, 1 2 3 4 और 5, और उसको कहा गया कि पांचों एम्ब्रियो का कंपैरेटिव स्टडी करो, इसी को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, और देखो कि कौन सा एम्ब्रियो कितने ज्यादा दिनों तक किस एम्ब्रियो जैसा दिख रहा है, और जो जितने ज्यादा दिनों तक सिमिलर दिखे उनको पास पास रखते चले जाओ, और जो डिसिमिलर दिख रहे हैं उनको दूर दूर रखते चले जाओ। तो अपने आप एक सीक्वेंस बन जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? 5 लड़कियां हैं, आपको नहीं पता कौन बड़ी कौन छोटी, पर आपको पता है ए बी से बड़ी है पर सी से छोटी है, सी डी और ई से बड़ी है पर बी से छोटी है। तो आप उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो कि सबसे बड़ा कौन, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया। तो हमने जब इन पांचों एम्ब्रियोस की स्टडी करी तो हमें समझ में आया जो जितना सिमिलर दिख रहा था उसको हम उतना पहले और बाद में रखते गए, तो एंड में ये सीक्वेंस निकल के आया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि पहले आए थे पाइसीज, फिर आए थे एम्फीबिया, फिर आए थे रेप्टाइल, फिर एवीज और मैमल इवॉल्व हुए। समझ में आ रही बात?
तो एम्ब्रियो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी एक सबूत है, एक एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुआ था और इस सीक्वेंस में हुआ था। ये बात समझ में आ रही है? तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हमने पढ़ लिए हैं और हमने देखा कि क्यों एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को हम एक सबूत मानते हैं एवोल्यूशन का। आपके मॉड्यूल में पेज 20 पर जो फोटो बना है इसको आप देखिए। इसमें ऊपर से नीचे जब आप चलते हैं ना तो वो टाइम लाइन है, ऊपर से नीचे टाइम चल रहा है, लेफ्ट से राइट नहीं। तो आप देखिए 3 फोटो बने हैं उसमें, ऊपर वाला एक से, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो दिख रहा है। फर्स्ट रो में सारे सिमिलर दिख रहे हैं ना, पाइसिस, सैलेमेंडर, टर्टल, बर्ड और मैमल। सिमिलैरिटी ज्यादा है या नहीं? सेकंड रो में आप देखिए सिमिलैरिटी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, और थर्ड रो में और भी ज्यादा कम हो गई है। तो आ रहा बात समझ में? ऊपर से नीचे टाइम लाइन चल रही है और लेफ्ट से राइट टेक्सोनॉमिकल डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिसाब से देख लो, फर्स्ट और सेकंड में सिमिलैरिटी ज्यादा है, फर्स्ट और थर्ड में कम है, फर्स्ट और फोर्थ में और भी कम है। समझ में आ रहा है? उसको ऊपर से नीचे देखो और लेफ्ट से राइट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ क्या लिखा है। चलिए, तो ये थे एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, वेरियस काइंड ऑफ एविडेंसेस, जिससे ये पता होता है कि इवोल्यूशन हुआ था, ना कि भगवान ने सारी चीजें एक साथ एक ही वक्त पे बनाई थी। तो ये तो हो गया एविडेंस। तो हमने यहाँ पे ना एविडेंस फॉर इवोल्यूशन खत्म कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे थियोरीज फॉर इवोल्यूशन की, कि सबूत तो चलो मिल गए कि एविडेंस क्या, इवोल्यूशन कैसे हुआ था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एवोल्यूशन हुआ था, इस बात के सबूत हमें मिल गए हैं, पर कैसे हुआ ये हमें पढ़ना है। तो इवोल्यूशन को समझाने की सबसे पहली कोशिश करी थी लामार्क ने। लामार्क फेल हो गया, ज्यादा कुछ समझा नहीं पाया। उसके बाद दूसरी कोशिश करी डार्विन ने, जिसने काफी हद तक समझाया, लेकिन डार्विन की थ्योरीज में भी कमियां थी। तो डार्विन की थ्योरी को बाद में इम्प्रूव करा कुछ जेनेटिस्ट साइंटिस्टों ने, और इन्होंने म्यूटेशन डिवरीज ने, जिन्होंने एक म्यूटेशन थ्योरी दी। और उसके बाद फिर इन सब थ्योरीज को जोड़कर जो आजकल मानी जाती है मॉडर्न थ्योरी फॉर इवोल्यूशन, जिसको हम नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं, वो आई। तो पहले हम गलत थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे लामार्किज्म और डार्विनिज्म। गलत नहीं है, पार्शियली रॉन्ग या पार्शियली राइट। तो पहले लामार्किज्म पढ़ेंगे, फिर डार्विनिज्म पढ़ेंगे, फिर डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म के बीच की कड़ी यानी डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे। और उसके बाद हमको जो वाकई पढ़ना है यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो हम आज मानते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद लामार्क। लामार्क वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्चुअली ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट इज एवोल्यूशन। और लामार्क जो था ना, उसके हिसाब से नेचर जो था, नेचर, इसका रोल सबसे ज्यादा होता था इवोल्यूशन में। और नेचर जो है वो कभी भी एक सा नहीं रहता। इन्वायरमेंट, नेचर से मेरा मतलब है इन्वायरमेंट। तो लामार्क के हिसाब से इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट वाज द मोस्ट डोमिनेटिंग फोर्स इन इवोल्यूशन। इन्वायरमेंट का इफेक्ट, और आपको तो अच्छे से पता है कि इन्वायरमेंट कभी भी एक सा नहीं रहता। तो लामार्क के हिसाब से इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट वाज द मोस्ट डोमिनेटिंग फोर्स, और इन्वायरमेंट कभी भी एक सा नहीं रहता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ पहले मैं उसको लिख देता हूँ, बाद में उसे समझाऊंगा। तो लामार्क ने कहा देखो क्या होता है, इन्वायरमेंट कभी एक सा नहीं होता और इन्वायरमेंट में चेंज आते रहते हैं। और एक बार इन्वायरमेंट में चेंज आया तो दिस चेंज इन इन्वायरमेंट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू नीड्स। नई जरूरतें पैदा करती है ये, अभी बताऊंगा कैसे। और एक बार चेंज इन एनवायरनमेंट नई जरूरतें पैदा करता है तो इन नई जरूरतों को पूरा करने के लिए जीव द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं। सो स्पेशल एफर्ट इज पुट इन बाय द ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल दीज नीड्स। तो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो जीव है वो विशेष प्रयास करता है। और जब वो विशेष प्रयास करता है तो ऐसे में वो हो सकता है अपने कुछ ऑर्गन्स का ओवर यूज करे और कुछ ऑर्गन्स का यूज करना
बंद कर दे, यानी ओवर यूज या डिस यूज ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स ये हो। और जब वो कुछ ऑर्गन्स का ओवर यूज करेगा या कुछ ऑर्गन्स का डिसयूज करेगा तो क्या होगा, वो ऑर्गन में चेंजेस आएंगे। जैसे मैं दिन भर ऐसे डंबल उठा के अगर एक्सरसाइज करूं तो बाइसेप बन जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना मसल, तो ऑर्गन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यानी नए कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म। एक्विजिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो नए कैरेक्टर्स एक्वायर कर रहा है। और जब वो ऑर्गेनिज्म नए कैरेक्टर एक्वायर करता है और उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन ए टाइम, जब वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने बच्चे पैदा करता है, तो वो ये जो नए कैरेक्टर उसने एक्वायर किए हैं ना, ये कैरेक्टर्स वो अपने प्रोजेनी को भी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो दिस ट्रांसफर ऑफ न्यू कैरेक्टर्स टू द प्रोजेनी इज नोन एज इनहेरिटेंस। ट्रांसफर करना मतलब अपनी अगली संतान पीढ़ी को देना, मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो वो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में इनहेरिट कर देता है। अब उससे पूछा गया ये तो ठीक है, तो थ्योरी आप समझाओ सही, कहना क्या चाहते हो। और इस इनहेरिटेंस को उसने पता है कैसे समझाया, उसने समझाया विद कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस क्या होती है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे ए जो था, ए एक बहुत ही गरीब आदमी था, इसका नाम था राम प्रसाद शर्मा। तो इसके पास कोई पैसा वैसा नहीं था। तो एक ऑब्जर्वर आया पृथ्वी पे, उसने वो रिसर्च कर रहा था शर्माओं पे, तो उसने नोट लगाया कि शर्मा जो है वो गरीब होते हैं, और वो चला गया। अब वो आएगा लाखों सालों बाद। इस बीच राम प्रसाद शर्मा ने क्या किया, खूब मेहनत करी और अपनी जिंदगी भर काम करके, इन्वायरमेंट से यानी समाज से मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाए। और उसके बाद जब उसने अपना बच्चा पैदा किया बी, तो उसको 1 लाख रुपए दे दिए। उसके बच्चे ने भी जिंदगी भर मेहनत करी और 1 लाख रुपया और कमाया। तो उसने अपने बच्चे को कितना पैसा दिया बोलो, 2 लाख। 1 लाख तो जो उसके पिता ने उसे दिया था और 1 लाख जो उसने कमाया। ठीक है, फिर उसके बच्चे ने भी यही किया, उसके बच्चे ने भी यही किया, ऐसा हजारों पीढ़ियों तक चलता रहा, है ना। तो अब एफ जनरेशन जो कई पीढ़ियों के बाद आई है, मान लो इसका नाम है दशरथ प्रसाद शर्मा। ये तो है पैसे वाला, इसके पास तो बहुत पैसा है, ऊपर से खुद भी कमाया है। तो वही ऑब्जर्वर दोबारा आया, बोले ओ शर्मा बदल गया, पहले ये गरीब हुआ करता था, आजकल ये अमीर हो गया, पर ये शर्मा वो शर्मा थोड़ी, है ना। तो क्या होता है, ओवर ए स्पान ऑफ मेनी जनरेशन, हर जनरेशन में एक्वायर किए जाते हैं कैरेक्टर्स। कहाँ से, इन्वायरमेंट से। ना सिर्फ इन्वायरमेंट से कैरेक्टर एक्वायर किए जाते हैं, वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर भी किए जाते हैं, और अगली जनरेशन भी इनको एक्वायर करती है। तो ऐसे हजारों जनरेशन के बाद इतने सारे नए कैरेक्टर इकट्ठे हो जाते हैं कि प्रोजेनी अपने पूर्वज से इतना ज्यादा डिफरेंट होता है कि वो एक नई स्पीशीज कहलाता है। नहीं यारी बात समझ में, बहुत सारे नए कैरेक्टर आ गए ना उसमें, अब ये वैसा दिखता ही नहीं है जैसा वो पहले वाला था। तो ये कहलाता है कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस। छोटी छोटी वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं, और फिर वो एक बड़ी वेरिएशन में बदल जाती है। याद रखना ये सही नहीं है, क्योंकि बाद में हम पढ़ेंगे एकदम से बड़ी वेरिएशन आती है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सॉल्टेशन, और उससे स्पीशीज इवॉल्व होती है, ना कि ऐसे धीरे धीरे। पर ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस। और जो एकदम से आएगी वो क्या कहलाएगी, डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस। वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में नहीं जानते। अभी तो हमें मान रहे कि शुरू में हमने माना कि धीरे धीरे ऐसे एक्यूमुलेट होती जाती चीजें, बदल जाती हैं। तो लोगों ने कहा समझाओ क्या कहना चाहते हो। तो उसने कहा देखो ऐसा है, मैं समझाता हूँ, जिराफ का एग्जाम्पल लेके। पहले जिराफ जो थे वो सब छोटी गर्दन वाले हुआ करते थे, नीचे झुक के घास खाते थे। ठीक है, ऐसे ही होते थे सारे। फिर एक दिन क्या हुआ, चेंज इन एनवायरनमेंट आया, अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो घास सूख गई, और जब घास सूख गई तो घास इतनी अवेलेबल नहीं थी नीचे झुक के खाने के लिए।
तो जिराफों ने अपनी गर्दन ऊपर उचकाई और पेड़ की पत्तियां खाना शुरू किया। इस चक्कर में उन्होंने अपनी गर्दन का ओवर यूज किया, खूब खींचा अपनी गर्दन को और खींच खींच के पत्ती खाई एक जिराफ ने। तो पूरी जिंदगी जब उसने ऐसा किया ना, तो उसके जिराफ की गर्दन ना 1 मिलीमीटर लंबी हो गई खींच खींच के। फिर जब उस जिराफ ने अपना बच्चा पैदा किया, तो उसने अपने बच्चे को 1 मिलीमीटर लंबी गर्दन दी। उसके बच्चे ने पूरी जिंदगी अपनी गर्दन खींच के पत्ती खाई, तो 1 मिलीमीटर और लंबी हो गई गर्दन। तो उसने अपने बच्चे को कितने मिलीमीटर लंबी गर्दन दी? तो उसने अपने बच्चे को ऐसा करते करते 1000 जनरेशन के बाद जिराफ की गर्दन 1 मीटर लंबी हो गई, और 10,000 जनरेशन के बाद 10 मीटर लंबी हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जिराफ के गर्दन लंबी हुई। फिर उसने दूसरा एग्जाम्पल दिया, ये जो हिरन थे, ये पहले इतना तेज थोड़ी भागते थे। फिर भेड़ियों और लकड़बग्घों ने हिरनों का शिकार करना शुरू किया, चीतों ने हिरनों का शिकार करना शुरू किया। अब हिरन आगे आगे, चीता पीछे पीछे, हिरन भाग रहे हैं, पीछे पीछे चीता भी भाग रहा है, हिरन जान बचाने के लिए, चीता उसको मार के खाने के लिए। हजारों जनरेशन तक हिरन भाग रहे हैं, भागते भागते हिरन और हिरनी की शादी हो गई, उनका बच्चा हो गया। पीछे चीता भी भाग रहा है, वो चीता और चीती की शादी हो गई, उनका बच्चा हो गया। अब जैसे ही हिरन का बच्चा पैदा, उठ भाग, पीछे चीते का बच्चा आ रहा है। जब पटरी पे दौड़ते दौड़ते हीरो बड़ा हो जाता है ना फिल्मों में, ऐसे हजारों जनरेशन तक हिरन भाग रहे हैं और चीते भाग रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? धीरे धीरे हिरन और चीता दोनों ही क्या बन गए? फास्ट रनर्स बन गए। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल उसने दिया कि ये जो सांप है, अच्छा देखो, छिपकली के अगर हाथ और पैर हटा दिए जाए तो सांप जैसे नहीं दिखेगी वो, ऐसे ऐसे रहेंगी, है ना? तो पहले क्या था कि सांप लोग के भी हाथ पैर हुआ करते थे, जैसे छिपकली के होते हैं, और सांप भी हाथ पैरों से चला करते थे इधर उधर, बढ़िया नाइकी के जूते उते पहन के घूमते। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, जो पक्षी थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम सांप खाएंगे। बोर हो गए रोज स्विगी जोमेटो खा खा के, मैस का खाना खा के, तो सब पक्षियों ने सांप खाने शुरू कर। तो सांपों का शिकार हुआ। सांप जो है जान बचाने के लिए दरारों में घुसे, बिलों में घुसे। अब दरार या बिल में आप रेंग के घुसते हैं और रेंग के निकलते हैं। तो हजारों सालों तक सांप जब दरारों में घुसे और बिलों में घुसते हैं, निकलते, रेंग के घुसते थे, रेंग के निकलते थे, तो धीरे धीरे उनके पैरों का कोई यूज नहीं हुआ, डिस यूज। तो धीरे धीरे उनके पैर जो है वो गायब हो गए। वेल जो है पहले जमीन पर रहती थी, अच्छा ये सही है वैसे, है ना, और चलती थी। फिर क्या हुआ, वो पानी में रहने गई। अब पानी में रहने गई तो हाथों पैरों का कोई यूज था नहीं, तो धीरे धीरे उसके हाथ पैर, मैमल है ना वेल, तो खत्म हो गए। सिर्फ पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल अभी भी मिलते हैं उसके अंदर। पहले चमगादड़ जो थे वो पेड़ पे रहते थे, फल वल खाते थे। बाद में चमगादड़ों ने कहा, अरे यार अपन तो उधर चलेंगे, वहाँ अंधेरी गुफाओं में रहेंगे यार, बहुत शिकारी लोग हमें शिकार कर लेते हैं, उल्टे लटकने की आदत दिखाई देता नहीं है, वो आगे खा जाते हैं हमको। तो ये कहाँ चले गए रहने? अंधेरी गुफाओं में। अब अंधेरी गुफाओं में दिखता तो था नहीं, तो धीरे धीरे इनकी आंखें खराब हो गई और ये अंधे हो गए। लेकिन अल्ट्रासाउंड ज्यादा डेवलप हो गया, क्योंकि ये अंधेरे में तो उससे आइडिया लगा लेते थे। गहरे समुद्र में जब मछलियां रहने गई, धीरे धीरे उनकी आंखें खराब हो गई, क्योंकि वहां लाइट ही नहीं पहुंचती थी, तो वो अंधी होती है। तो इन्होंने कहा, भाई डिस यूज की वजह से जो है ना, चीजें जो है धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, और ओवर यूज की वजह से वो डेवलप हो जाती है। ऐसे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आपके मॉड्यूल में दिए होंगे। शिकारी जानवरों के रिट्रैक्टाइल क्लॉज डेवलप हो गए, है ना। तो लामार्क ने एक्वेटिक बर्ड, हाँ बतख वाला एग्जाम्पल, पहले क्या बतख लोग पेड़ पे रहते थे, तो लेकिन बर्ड है ना वो, तो बाद में बतख जब झील में रहने गई, तो वहां पे तो तैरना पड़ेगा, तैरने के लिए उंगलियों को ऐसे फैला के छप छप करना पड़ेगा, तो उंगलियों के बीच की खाल जो है वो खिंच खिंच के वेब बन गई, ताकि बर्ड जो है वो स्विम कर सके। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए लामार्क ने। तो ये लामार्क की थ्योरी थी। तो पहले तो लोगों ने एक्सेप्ट करी थोड़ी बहुत, फिर इसके आर्ग्यूमेंट इन फेवर और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आना शुरू हुए। तो पहले मैं आपको बताता हूं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस थ्योरी, बाद में इन फेवर बात करेंगे, है ना। अच्छा पहले फेवर ही बता देता हूं। तो लामार्किज्म तो आपको समझ में आ गया। अब आर्ग्यूमेंट इन फेवर, पता है लामार्किज्म वेस्टिजियल ऑर्गन्स को समझाने में सक्सेसफुल रहा। एक्चुअली वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ही डेवलप हुए थे। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे हुआ? डिसयूज से पहले हम लोग के पूंछ थी, क्योंकि हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते थे। तब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदेंगे और चलेंगे पेड़ पे, तो बैलेंसिंग के लिए पूंछ चाहिए। फिर हम लोग जमीन पे चलने लग गए, तो अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदने की जरूरत नहीं है, तो पूंछ का कोई यूज नहीं रहा। तो धीरे धीरे पूंछ क्या हुई?
डिसयूज की वजह से खत्म होगी। तो जितने भी वेस्टिजियल ऑर्गन डेवलप हुए ना, तो डिसयूज की थ्योरी तो इसने बड़ी अच्छी समझाई। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय लामार्किज्म। तो लामार्किज्म सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये तो इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आर्गुमेंट अगेंस्ट दिस थ्योरी ये आए वीजमैन की जर्म प्लाज्म थ्योरी से। वीजमैन ने एक थ्योरी दी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, जिसमें उसने ये बताया कि देखो किसी भी सेल के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर एनिमल्स की। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है। सोमैटिक सेल्स में जो सोमैटिक सेल्स में क्या होता है, सोमेटोप्लाज्म। और जर्म सेल्स में क्या होता है, जर्म प्लाज्म। तो उन्होंने कहा कि जो सोमेटोप्लाज्म होता है ना, ये जीव की मृत्यु के साथ एक्सपायर हो जाता है। सो सोमेटोप्लाज्म एक्सपायर्स विद डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक बार ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसी के साथ जो सोमेटोप्लाज्म है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो जर्म सेल के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं जर्म प्लाज्म, ये गैमीट्स के अंदर होता है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो जर्म प्लाज्म होता है ना, ये अमर है क्योंकि इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये बात पता है आपको? अब उसने ये कहा कि देखो जो भी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होती है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से जो एक्वायर होते हैं, तो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इसकी वजह से एक्विजिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, ये तो सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है। जर्म सेल्स में थोड़ी होता है। तो उसने कहा आपकी ये बात सही है कि इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से चेंज इन इन्वायरमेंट आता है, न्यू नीड्स डेवलप होती हैं, स्पेशल एफर्ट पुट करता है ऑर्गेनिज्म, ओवर यूज या डिसयूज भी करता है सर्टेन ऑर्गन का, इसकी वजह से उसमें नए कैरेक्टर भी आ जाते हैं। पर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये नहीं हो सकता। दो पॉइंट तक सही है, लास्ट पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगली जनरेशन में तो जर्म सेल जाते हैं और जो कैरेक्टर एक्वायर हुए हैं वो किसमें हुए हैं, सोमैटिक सेल में हुए हैं। उसने इसके फेवर में कुछ लॉजिक दिया। उसने बोला एक लोहार है, वो जिंदगी भर है ना लोहा पीट पीट के अपनी मसल्स बना लेता है, तो उसके बाद वो शादी करता है तो उसका बच्चा तो बॉडी बिल्डर पैदा होना चाहिए, है ना। तुम्हारे फादर डॉक्टर हैं, उन्होंने एमबीबीएस करी, उसके बाद उनकी शादी हुई, अब तुम पैदा हुए, तो तुम यहाँ नीट यूजी की तैयारी क्यों कर रहे हो? नीट पीजी की तैयारी करो। एमबीबीएस में जो कुछ उन्होंने सीखा वो तो तुम्हें ट्रांसफर कर दिया। नहीं यारी बात समझ, ऐसा नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है, उसने सब तरह के बैटिंग शॉट खेलना सीख लिया, ग्रेट क्रिकेटर बन गया, उसके बाद उसने शादी करी और अर्जुन तेंदुलकर पैदा हुआ। तो अर्जुन तेंदुलकर तो और महान प्लेयर होना चाहिए क्योंकि उसको सचिन की सारी चीजें तो आती ही हैं। नोबेल प्राइज अगर प्राप्त बच्चों, माँ बाप का बच्चा जो है तो और सुपर साइंटिस्ट होना चाहिए। नहीं यारी बात समझ, कहाँ हो रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स? नहीं हो रहा है। जैसे है ना, और एग्जांपल, जैसे हिंदू धर्म में लड़कियों के नाक और कान छेद देते हैं, इस्लाम में और ज्यूज में क्या करते हैं, मेल का सरकमसिजन कर देते हैं। तो अगर नाक कान छेद रहे हैं और उसके बाद लड़की की जो बेटी पैदा होती है उसके भी नाक कान छेद देते हैं, उसकी लड़की के भी नाक कान छेद देते हैं, हजारों जनरेशन से अगर लड़कियों के नाक और कान बचपन में ही छिद जाते हैं तो अब तो नाक कान छिद हुई लड़कियां पैदा होनी चाहिए ना। नहीं यारी बात समझ में? या जीव जीव मेल चाइल्ड या मुस्लिम मेल चाइल्ड तो विदाउट प्रिक्विज पैदा होने चाहिए क्योंकि सरकमसिजन हो रहा है हजारों जनरेशन से। ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो भी जो इनहेरिटेंस मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर जो एक्वायर करते हैं जीवन में, वो जरूरी नहीं कि अगली जनरेशन में इनहेरिट हो, नहीं होते हैं। तो उसने कहा ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो पॉइंट है ये गलत है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मैं इसको बोलूं कि तेरे सर पे इतने जूते मारूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां गंजी पैदा होंगी। अब मैं इसके सर पे जूते मार मार के इसको तो गंजा कर सकता हूँ, लेकिन इसका बेटा पोता पड़पोता वो थोड़े गंजा पैदा होगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो लोगों ने लामार्क का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ए लामार्क बेवकूफ है, इसके इसको कुछ नहीं आता, बोलता है दादा के सर पे जूता मारो तो पोता गंजा पैदा होगा। तो लामार्क की बहुत बेइज्जती हुई भाई। लामार्क को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया कि ये तो फालतू बात करता है, ऐसा नहीं होता। लामार्क फेल हो गया।
लेकिन लामार्क, क्या लामार्क वाकई इतना बेवकूफ था? होता तो आज हम उसे पढ़ नहीं रहे होते। लामार्क के कुछ स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, थॉमसन, हैरिसन, मॉर्गन। उन्होंने कहा हमारे सर की बहुत बेइज्जती हुई, उनको फर्जी टीचर बोल दिया, बोला उनको पढ़ाई में से कुछ नहीं आता और ऐसे हैं वैसे हैं, तो और सब गलत पढ़ाते हैं, वो जो वो पढ़ाते हैं वो तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये हैरिसन, थॉमसन, मॉर्गन जो है, इन्होंने कहा बहुत लामार्क सर को ऐसा बोला कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे। तो इन्होंने कहा हम प्रूव करेंगे कि लामार्क ने जो कहा था वो सही, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो तीसरा पॉइंट था वो सही है, ये होता है। अब इसे कहते हैं नियो लामार्किज्म, जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं। दादा के सर पे जूता मारने से पोता गंजा होगा? नहीं होगा ना, लोग हंसे थे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 70-80 साल पहले, 80 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरे, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट में बहुत लोग मरे, कुछ लोग बच गए, उनमें से एक आदमी बच गया, वो जापान से अमेरिका चला गया, अमेरिका जाके उसने एक अमेरिकन महिला से शादी करी, उनका बच्चा जो था वो पैदा हुआ क्यूबा चला गया, वो उसने क्यूबन महिला से शादी करी, उनका बच्चा जो है इंग्लैंड गया, उसने एक इंग्लिश महिला से शादी करी, चौथी जनरेशन चल रही है उनकी, आज भी बीमारियां आ रही है उनके अंदर। कभी सुना है ऐसा? ये तो वही है ना, दादा के सर पे बॉम्ब गिराया, पोता गंजा पैदा हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो किसने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं होता? होता है, देख लो अभी अभी एक एग्जांपल से प्रूव हो गया। नहीं हुआ? बताओ, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है ना। तो ये है बात। ऐसे और भी चीजें थी। तो इससे क्या नियो लामार्किज्म क्या कहता है कि लामार्क एक चूक कर गया, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट कभी कभी जर्म सेल्स पे भी होता है, हमेशा सिर्फ सोमेटिक सेल पे ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात? और जब वो जर्म सेल पे होता है तो वो अगली जनरेशन में इनहेरिट भी होता है। ठीक है? तो इस तरह के पॉइंट्स थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा इसने ना इसने वीजमैन ने एक और चीज करी थी, उसने एक चूहा पकड़ा, वो चूहे का पूंछ काट दिया, उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी पैदा होते ही पूंछ काट दिया, 22 जनरेशन तक वो चूहे की पूंछ काटता गया। तो 23rd जनरेशन के अंदर चूहे का पूंछ थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? क्योंकि उस चूहे का बाप दादा परदादा 22 जनरेशन से कोई पूंछ यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन उतनी लंबी पूंछ आई। तो उसने कहा देखो कहाँ हुआ डिसयूज, किसी चीज को डिसयूज करने से जो है वो गायब थोड़ी हो जाती है। तो इसको भी है थॉमसन, हैरिसन, मॉर्गन इन्होंने ना प्रूव किया कि आपने जो एग्जांपल लिया था ना चूहे की पूंछ काटने वाला, वो फोर्स्ड डिसयूज था। फोर्स्ड डिसयूज से कोई भी चीज गायब नहीं होती, पर अगर नेचुरल डिसयूज है, लामार्क ने जो एग्जांपल दिए थे वो कैसे दिए थे बताओ? नेचुरल डिसयूज के, कि उसका यूज ही नहीं बचा। तो उसने कहा डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन जो होता है वो किससे होता है? नेचुरल डिसयूज से। और आपने लामार्क की थ्योरी काटने के लिए जो एग्जांपल्स लिए थे वो फोर्स डिसयूज के थे। वो चूहे के काम की चीज होती है पूंछ, उसको आप 100 जनरेशन तक काटोगे उसके बाद भी वो आएगी, लेकिन जो नेचुरल डिसयूज था वो वापस नहीं आता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस तरह से इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वेस्टिजियल ऑर्गन तो डेवलप होते हैं। हालांकि जिराफ की गर्दन ऐसे लंबी नहीं होती है, ये लामार्क प्रूव नहीं कर पाया। ये किसने प्रूव किया कि जिराफ की गर्दन कैसे लंबी हुई? किसने प्रूव किया बोलो? ये डार्विन ने प्रूव किया। कैसे किया वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे डार्विनिज्म। लामार्किज्म में कोई डाउट? तो चलते चलते एक सवाल का जवाब दो फिर, ऐसे जनरल नॉलेज का। कभी तुमने किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे देखा है जो घड़ियां रखी होती हैं, उनमें हमेशा 10:10 का समय क्यों दिखाया जाता है? कितने लोगों ने देखा है 10:10 हमेशा घड़ियों में? क्यों? हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब, हिरोशिमा पे कब गिरा था बॉम्ब? 10:10 पे। और उसके बाद जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हथियार डाल दिए थे और कहा था कि हम कभी वॉर नहीं करेंगे। अमेरिका ने उसको प्रोटेक्ट किया और अगले 25 सालों में जापान इलेक्ट्रॉनिक और क्वार्ट्ज इंडस्ट्री का शहंशाह बन गया। आज भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हम देखते हैं ना, ये कहाँ से आया? ये सब जापान से। तो एज ए ट्रिब्यूट जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वॉच होती है, सब में 10-10 दिखाते हैं। कभी नहीं देखा आपने? अभी हमने एग्जांपल दिया ना। तो चलो एनीवेज, अगली क्लास में आप पढ़ के आओ। क्या पढ़ के आओगे? पूरा डार्विनिज्म पढ़ के आइए, ठीक है?